हाँ, आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेमेंटिक। सेमेंटिक क्या होता है? सेमेंटिक होता है जैसे एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड। कोई भी आप जो सेफ्टी का जो टर्म है, जो टर्म्स सेफ्टी में यूज होता है उसको एक्सप्लेन करना है। क्यों क्यों हम पढ़ रहे हैं सेमेंटिक? इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम वर्कर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, तो अगर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होगा या फिर रिटन कम्युनिकेशन होगा या फिर उसको हम ट्रेनिंग देंगे, तो हमारा जो वर्ड्स है, वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग उनको बताना पड़ेगा। जैसे हम बताया ना कि आपको रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जब बताते हैं तो एक्सीडेंट तो उनको समझ में आ रहा है कि एक्सीडेंट, मगर रिपोर्टेबल कब है, तो उसका एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है कि 48 आवर्स अगर एम्प्लॉय जो है आफ्टर एक्सीडेंट, अगर वो कंपनी को अपनी ड्यूटी को रीजॉइन नहीं कर पाता है तो उसको बोलेंगे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। ठीक। तो ये रिपोर्टेबल जो एक्सीडेंट होगा, जो हमारा रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होता है, तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होगा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग हमको वर्कर को बताना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हमारा है, ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होता है कि एम्प्लॉय अगर 48 आवर्स में अगर अपना ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाता है इंजरी की वजह से, तो इसको क्या करना होगा, वो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। हमको जाना इसका रिपोर्ट क्या होगा, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को करना होगा, हमारे डिपार्टमेंट को करना होगा, सीनियर डिपार्टमेंट में करना होगा। तो ये सारा वर्ड है जिसका अलग सेपरेट सेपरेट मीनिंग है और एक डेफिनेशन है, उसका डेफिनेट मीनिंग है। ऐसा नहीं कि इसका कुछ भी मीनिंग निकाल लेंगे। जो इसका प्रिस्क्राइब मीनिंग है, जो इसका रियल एक्चुअल मीनिंग है, वही हमको समझना होगा। ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेमेंटिक पढ़ते हैं कि हम जो भी ट्रेनिंग देंगे या हम जो भी किसी वर्कर को ला करके हम जो है ना उसको समझाएंगे, उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, तो हमको मीनिंग्स भी बताना होगा वर्ड का। ठीक है। इसीलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड इंटरप्रिटेशन। वर्ड इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। इसका मीनिंग है क्या, जो भी वर्ड है, जो वर्ड यूज होता है वो हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वर्कर को। फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं नियर मिस, तो जो वर्कर को क्या पता नियर मिस का क्या मीनिंग है, तो उनको एक्सप्लेन करना होगा। इंजरीज का रियल मीनिंग एक्सप्लेन करना होगा। अगर हम जो है ना उसको रिपोर्टेबल एक्सीडेंट बताते हैं या एक्सीडेंट बताते हैं या हजार्ड बताते हैं, तो हजार्ड का मीनिंग समझाना होगा। व्हाट इज हजार्ड, हजार्ड किसको कहते हैं, ये सारा चीज हमको क्या करना होगा ट्रेनिंग में। हमको अगर हम प्रोवाइड करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो वर्कर को हमको बताना होगा इसका क्या मीनिंग है। अगर हमें वर्ड का जो मीनिंग अगर नहीं समझाएंगे तो फिर हमारा पूरा ट्रेनिंग, पूरा कम्युनिकेशन जो है ना वेस्ट हो जाएगा। जो भी हम लोग जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनिंग जो है ना क्या होगा उसके साथ, वर्ड का मीनिंग नहीं पता होने की वजह से, वर्ड्स को नहीं समझने की वजह से क्या हो जाएगा, उसको पूरा पूरा ट्रेनिंग समझ में नहीं आएगा। इसलिए वर्ड इंटरप्रिटेशन यानी कि जो भी हम वर्ड्स को यूज करेंगे उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। जेस्चर जेस्चर कोडिंग, जेस्चर कोडिंग क्या होता है? जेस्चर होता है कि आदमी का जो फिजिकल जो है, जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है जिसके जरिए लोगों को समझाता है। जैसे हम अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप देखोगे मेरा हाथ का मूवमेंट, मेरा फेशियल और मेरा बॉडी मूवमेंट सब अलग अलग होगा। कभी कोई इंसान हाथ के मूवमेंट से लोगों को समझाता है, तो ये क्या हो गया, जेस्चर। तो आप जो है ना जो ऐसा जेस्चर कोडिंग यूज करोगे, ताकि क्या होता है कि कभी कोई इंसान जो है ना बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है बात को। तो जेस्चर कोडिंग मतलब क्या हो गया कि जो बॉडी का जो लैंग्वेज है, जो फिजिकल मूवमेंट हो रहा है हाथ का या पैर का या जो भी चीज का, इसका क्या मीनिंग है, ये आपको वहां पे समझाना होता है। इसको बोलते हैं जेस्चर डी कोडिंग। जेस्चर डी कोडिंग, डी कोड मतलब क्या होता है उसका, कोड मतलब होता है उसको किसी चीज का जो है डी कोडिंग मतलब उसका मीनिंग निकालना या फिर उसका मीनिंग समझना। साइन एंड सिंबल, बहुत तरह का साइन है जो सेफ्टी का फील्ड में यूज होता है। जैसे साइन हो गया, आप देखोगे हाईवे पे जब ट्रैवल करोगे आप, जब हाईवे पे ट्रैवल करोगे तो आपको साइन बोर्ड बहुत सारा लगा हुआ रहेगा। हर साइन बोर्ड का अपना एक मीनिंग होता है कि कहीं पे आपको जो है ना, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो जाने के टाइम आपको कहीं पे बम्पर मिल गया, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अलग तरीके से साइन रहेगा। कहीं पे टर्निंग है, कहीं पे यू टर्न है, कहाँ यू टर्न नहीं लेना है, वो सब साइन बोर्ड मेंटेन किया था। तो इस तरह का जो साइन बोर्ड मेंटेन किया था, क्या रीजन है, ये सारा चीज सेफ्टी को लेकर के लोगों के अंदर जो है ना, अगर ये साइन बोर्ड उनको पता है, सिंबल सारा पता है, तो क्या हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी गाड़ी से मूव करते रहता है या कंपनी के अंदर काम करते रहता है, अगर वो मोशन में है, चल रहा है, तो क्या करेगा वो, तो वो इतना टाइम नहीं मिलता उसके पास कि लिखा हुआ चीज को पढ़ सके। रिटन चीज को पढ़ने का टाइम नहीं होता उसके पास, इसलिए सिंबल यूज करते हैं, ताकि सिंबल से क्या हो जाएगा, वो अगर वो सिंबल वहां पे है तो सिंबल से एग्जैक्टली पहचान जाएगा कि इस सिंबल का क्या मीनिंग है। ठीक है। तो साइन एंड सिंबल ये सारा चीज हमको क्या कर ट्रेनिंग में बताना होगा।
जैसे कहीं पे स्टॉप है, इसका क्या है, डेंजर का क्या सिंबल है, किस तरह का डेंजर, उसका क्या सिंबल होगा, ये सारा चीज हम सेफ्टी में आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप का साइन बोर्ड है, किस तरह का सिंबल यूज होगा। ठीक है, मशीन से अगर है, मशीन से रिलेटेड क्या सिंबल होगा, कहीं पे लिफ्टिंग का हो रहा है, कहीं पे उसका क्या सिंबल होगा, कहीं पे क्रेन ऑपरेशन हो रहा है उसका क्या सिंबल होगा, कहीं पे इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है उसका क्या सिंबल होगा। तो साइन सिंबल ये सारा चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमको क्या होता है, एक वर्कर इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हो सकता है, जो हम नोटिस जो लगाएंगे, जो हम नोटिस में डिस्प्ले करेंगे, हो सकता है वो रीड ना कर सके। अगर हम उसका लोकल लैंग्वेज में भी लगा सकते तो हो सकता है लोकल लैंग्वेज में भी नहीं पढ़ सके। तो लैंग्वेज एक बैरियर है, इसकी वजह से क्या होता है, वर्कर का कोई वर्कर पढ़ा लिखा नहीं है, उसका कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई लैंग्वेज इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, हिंदी भी नहीं पढ़ सकता, अगर बंगला भी नहीं पढ़ सकता, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि हमको वर्कर से काम लेना है और वर्कर को ट्रेनिंग देना है, तो हम साइन यूज करेंगे, कोई पिक्चर यूज करेंगे, जो पिक्चर को तो देख के समझ सकता है। क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में पिक्चर यूज करते हैं, कोई सिंबल यूज करते हैं और उसको समझाना होगा ये सिंबल इस चीज का है। इसी तरह हम लोग क्या होता है, साइन एंड सिंबल हम लोग यूज करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, कहाँ जहां हमको जरूरत पड़े, जैसे कोई वर्कर है उसको बंगला समझ में आता है, बंगाल की तरफ से है, बंगला समझ में आता है, और ज्यादातर वहाँ हिंदी बोलने वाले हैं, तो आपको जो ट्रेनिंग हो रहा है, तो ट्रेनिंग के बाद आपको क्या करना होगा, एक एक इंडिविजुअल को आपको लैंग्वेज में उनका लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, या फिर कोई ऐसा सेकंड पार्टी आपको लेना होगा वर्कर में ही, जिसको समझ में आ गया, उसको बोलना होगा इनको समझाओ दो इनके लोकल लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद टेक्निकल पार्ट में क्या क्या आता है, देखो, मैकेनिकल फॉल्ट, मैकेनिकल फेलियर, अगर कोई मशीन का फेलियर हो गया, स्पेस एंड डिस्टेंस हो गया, और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारा चीज क्या होता है टेक्निकल में। टेक्निकल में कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर होता है, जैसे मैकेनिकल फेलियर, अगर हम कहीं पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं या किसी को हो, तो वहाँ पे मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। अगर हमारे पास लार्ज क्राउड है, अगर हम जो है ना बहुत सारे वर्कर को बिठा के ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे पास माइकिंग का सिस्टम है कि माइकिंग से लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। मैकेनिकल मतलब क्या हो सकता है, साउंड उतना क्लियर नहीं हो, तो वर्कर को ट्रेनिंग बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में हमारा ये सारे चीज बैरियर हो सकता है। मैकेनिकल फेलियर, हम अगर माइकिंग यूज कर रहे हैं, माइकिंग में फॉल्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा। अगर हमारा माइकिंग यूज कर रहे हैं, अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, जैसे हमारा माइक का कभी कभी क्वालिटी अच्छा नहीं होता, तो झर झर आवाज आता है या इको बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, और जो है ना जो हमारा जो मैसेज हो क्लियर नहीं होगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये सब मैकेनिकल फेलियर में आता है, कि हमारा मैकेनिकल फेलियर की वजह से हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है, हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं हो सकता है, तो उसकी वजह से हमारा ट्रेनिंग सारा बर्बाद हो सकता है। स्पेस एंड डिस्टेंस, एक स्पेस और डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे मानते हैं हम आपका जो है ना कंपनी के अंदर ट्रेनिंग करा रहे हैं, अगर हम कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, तो वर्कर काफी दूर में बैठा हुआ है, तो हमारा वॉइस उसके तक उस पर नहीं पहुंच सकेगा, हमारा वॉइस को क्लियरली नहीं सुन पाएगा। तो ये क्या हो गया, स्पेस और डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। और अगर हम जो है ना, अगर हमारे पास माइकिंग सिस्टम है, हमारे पास जो है ना मैकेनिकल सिस्टम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसकी वजह से कर रहे हैं, तो हम क्या होगा, स्पेस से डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं, एक ह्यूज क्राउड को भी हम एड्रेस कर सकते हैं, ह्यूज क्राउड को भी हम लोग जो है ना ट्रेनिंग दे सकते हैं। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ कुछ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या आता है, जैसे आदमी जो है ना कोई फिजिकली फिजिकली वीक है, ठीक है, जैसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, फिजिकली वीक है, तो फिजिकली वीक होने से क्या होता है, वो मैसेज को उतना ज्यादा केयर नहीं कर पाएगा, मैसेज को ज्यादा ले नहीं पाएगा। आप ही सोच लो, हम यहाँ से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप बीमार हो, तो आप ट्रेनिंग का 10 या 20% ट्रेनिंग को ही आप जो है ना सही तरीके से सुन पाओगे, बाकी आप फोकस नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे। जब फोकस और कंसंट्रेट नहीं हो गया आप इसमें, तो आपका क्या होगा, ट्रेनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये हमारा जो है ना लैंग्वेज बैरियर है, तो हम जो इसमें पढ़ रहे हैं, हम ये हमारा ये सारा चीज लैंग्वेज बैरियर है। जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे हम कि लैंग्वेज बैरियर क्या क्या है, राइट। तो ये सारा चीज क्या हो गया, लीडरशिप स्टाइल पढ़े थे। ओ, ये लग रहा है स्लाइड पीछे चला गया, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कम्युनिकेशन बैरियर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पीछे पढ़े थे कि कौन कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है, बैरियर मतलब रुकावट, कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसके वजह से हम वर्कर के साथ सही कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से हमारा वर्कर के साथ कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, कौन कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से हमारा कम्युनिकेशन के बीच वर्कर के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो सही नहीं हो पाएगा।
तो वो सारा फैक्टर हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले ह्यूमन फैक्टर या फिर ह्यूमन और पर्सनल फैक्टर। क्या क्या फैक्टर पढ़े थे लास्ट क्लास में? से इमोशनल हो गया, पर्सनल इमोशन हो गया, बायस हो गया। जैसे बायस में क्या पढ़े थे हम लोग? मेल फीमेल पढ़े थे, जेंडर वाइज। मेंटल फॉल्टीज पढ़े थे। उसके बाद हमारा जो है ना, इसके बाद पढ़े थे हम लोग कॉम्पिटेंसीज हो गया वर्कर का। ये ह्यूमन फैक्टर हो गया, जो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर है। ये ह्यूमन के अंदर ये सारा फैक्टर है, ये अलग अलग कैटेगरीज है जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन वर्कर के साथ डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमको ये कम्युनिकेशन जब करेंगे तो ये बैरियर को दूर करके हमको कम्युनिकेशन करना होगा, ये बैरियर का ख्याल रखते हुए हमको कम्युनिकेशन करना होगा। बैरियर मतलब क्या होता है? रुकावट होता है। जैसे पर्सनल इमोशन के बारे में लास्ट टाइम क्लास में बताए थे कि पर्सनल इमोशन क्या होता है। हर एक आदमी का, एवरी पर्सन का अलग अलग इमोशंस है। कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत कोई सेंसिटिव नहीं है, कोई जो है ना स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरीके से पर्सनल इमोशन सबका अलग अलग है। कोई क्या होता है कि फैमिली को लेकर के बहुत इमोशन है, कोई ट्रेनिंग में जो है ना किसी चीज को लेकर बहुत इमोशन है, कोई रिलीजन को लेकर के बहुत इमोशन है। तो इसलिए जो है ना ये सब क्या होता है, कम्युनिकेशन में एक बैरियर होता है। क्योंकि क्या होता है कि आप ओपनली खुल करके हर आप क्या करते हैं उसको कम्युनिकेशन नहीं कर सकते उसके साथ, आपको उस बैरियर का ख्याल रखना होगा। जैसे लास्ट में एग्जांपल दिए थे, आपका कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड जो है ना बहुत जो है ना इमोशनल है, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव है। उसके साथ आपको मजाक करना उसको पसंद नहीं है। क्या मतलब कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत प्रिजर्व रहता है, रिजर्व रहता है। तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स है जिसको आप डील कर रहे हो, तो आपको जानना होगा उसका, उसके साथ हमारा क्या क्या बैरियर है। जैसे हम उसके साथ खुल के मजाक नहीं कर सकते, हम उसके साथ बात करना होगा तो हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। हम उसके साथ अगर रिलेशन रखना है हमको, तो वो सारा चीज जिससे वो नाराज होता है उसको हमको ख्याल रखना होगा। तो ये सारा चीज क्या है, कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। इसी तरह बायस आता है। बायस में हो क्या, सब मेल फीमेल हो गया। जिस तरह से आप वर्कर के साथ ट्रेनिंग देते हैं मेल मेल पार्टिसिपेंट को, वैसा फीमेल पार्टिसिपेंट को ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। जैसा आप कम्युनिकेशन मेल के साथ कर सकते हैं वैसा फीमेल के साथ नहीं कर सकते हैं। मेंटल फॉल्टीज जो लास्ट क्लास में दिए थे, अगर किसी का मेंटल फॉल्टीज है, मेंटल स्टेटस सबका अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है आदमी कितना ज्यादा मैच्योर्ड है। कोई आदमी बहुत मैच्योर्ड है, समझे, बहुत मैच्योर्ड होने की वजह से सारा चीज को समझता है। कोई फॉल्ट भी हो जाएगा, कुछ गलती भी बोल दोगे या फिर कुछ भी हो जाएगा तो उसको हैंडल कर लेगा। कोई प्री मैच्योर्ड है, उतना मैच्योर्ड नहीं है, वो उस चीज का गलत मीनिंग समझ लेगा। आप कोई चीज, कुछ अच्छा चीज बताना चाह रहे हो मगर वो गलत मीनिंग समझ लेगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट, झगड़ा हो जाएगा। तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन एक बैरियर है। इसमें कम्युनिकेशन में हमारा एक बैरियर है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेफ्टी का। एवरी टाइम आपको कहीं कभी न कहीं वर्कर के साथ, कभी मैनेजमेंट टीम के साथ, कभी हमारा दूसरा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना होगा। कभी ज्यादा से ज्यादा आपको वर्कर की ट्रेनिंग में हो गया, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में, तो कम्युनिकेशन में ये सारा चीज बैरियर है। इस बैरियर को जानते हुए आपको ट्रेनिंग को करना होगा। ये पर्सनल फैक्टर आ गया, फिर परसेप्शन हो गया। हर इंसान का परसेप्शन, ओपिनियन, अपना सोच, अपना ख्याल सब अलग अलग होता है। तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन का एक बैरियर है। क्योंकि अगर किसी का परसेप्शन, किसी का ख्याल अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो आपका हो सकता है आप जो चीज बोल रहे हो उससे वो जो है ना सहमत ना हो। आप जो, आपका जो ओपिनियन है, आपका जो राय है, आप जो चीज ला रहे हो उससे सहमत ना हो। तो ये क्या हो गया, ये परसेप्शन क्या हो गया, ये हो गया एक कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर में हम देते हैं, एक जो है ना कंपनी आप ज्वाइन किए हो, उसमें सेफ्टी का टीम है, उसमें 10 लोग सेफ्टी वाले हैं, आप भी उसमें हो। उसमें सबका प्रिसेप्शन अलग अलग है। तो आप जब मीटिंग में कोई बात को रखोगे तो क्या होगा, हर का रिएक्शन अलग अलग होगा, हर आदमी अपना अपना अलग ओपिनियन देगा। जब सबका ओपिनियन अलग अलग होगा तो आपको जो है ना उसमें आपका सबका ओपिनियन को लेकर के आपको कुछ ना कुछ एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना होगा। ताकि क्या होगा, ताकि आपका आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो मीटिंग्स हो रहा है उनको वो कुछ रिजल्ट दे। ऐसा ना कि मीटिंग खराब हो जाए, यानी कि उसका कोई रिजल्ट ना हो, कोई एक्शन ना आए, उसका उस मीटिंग का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ना आए। तो इसके लिए क्या होता है, ये परसेप्शन आदमी का कम्युनिकेशन एक बैरियर बन जाता है। ठीक है। उसी तरह अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं आज जो स्टार्ट किए, सिमेंटिक। ये वर्ड जो है ना, ये कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड आ जाता है। सिमेंटिक क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड बोलते हैं सिमेंटिक। कोई भी वर्ड का एक्सप्लेनेशन करते हैं, हमारे जो टर्म्स है, लीगल जो भी टर्म्स है, वो सब चीज क्या होता है, वो सारा चीज हमको अलग अलग उसका मीनिंग है। हर वर्ड्स का सेफ्टी में एक सेपरेट और इंडिविजुअल मीनिंग है, उस मीनिंग को समझना। अगर हम एक्सीडेंट बोलते हैं तो वो हमारा कॉमन एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट का कुछ मीनिंग है सेफ्टी के टर्म में। हजार्ड्स का एक मीनिंग है, इंसिडेंट का अलग मीनिंग है, नियर मिस का अलग मीनिंग है, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का अलग मीनिंग है, इंजरी का अलग मीनिंग है। इस तरह का जब हम लोग किसी का कम्युनिकेशन करते हैं तो वर्ड इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। यानी कि जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन करना, जो कॉमन वर्ड है जो हमारे फील्ड में यूज होता है उसको सही तरीके से समझाना, एक्सप्लेन करना, वर्ड इंटरप्रिटेशन। दूसरा आता है जेस्चर कोडिंग। जेस्चर कोडिंग क्या होता है कि बॉडी का जो लैंग्वेज है जिससे हम लोगों को समझाते हैं, कभी भी अपना हैंड को यूज करते हैं, कभी अपना माउथ का एक्सप्रेशन को यूज करते हैं।
ताकि क्या होता है आदमी इसको समझ जाए। तो ये हमारा क्या होता है, ये सारा चीज हमारा कम्युनिकेशन बैरियर में आता है। तीसरा बैरियर क्या है, साइन एंड सिंबल। साइन एंड सिंबल क्या बैरियर, क्यों बैरियर है, क्योंकि वर्कर का एजुकेशन जो है ना इस लेवल का नहीं होता है कि वो जो है ना रिटेन इंस्ट्रक्शन को अच्छा से लिखा हुआ तो उसको पढ़ सके, इसलिए उसको साइन एंड सिंबल लेना पड़ता है। ये सारा चीज हमारा बैरियर है। वर्कर का एजुकेशन अगर सही नहीं है, ये हमारा बैरियर है, मतलब हमको वर्कर के साथ कम्युनिकेशन में क्या है, ये सब रुकावट पैदा करता है। तो साइन एंड सिंबल आता है, इसके लिए हम साइन एंड सिंबल यूज करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन यूज करते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में जो लोकल लैंग्वेज में वो फेमिलियर है, जो लोकल लैंग्वेज में वो बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, समझ सकता है, वो लोकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। टेक्निकल में आता है हमारा, जैसे बता दें कि मैकेनिकल फेलियर हो गया, अगर हमारा कम्युनिकेशन हो रहा और हमारा मशीन फेल हो गया तो हम कैसे, कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा स्पेस एंड डिस्टेंस। स्पेस एंड डिस्टेंस क्या होता है कि अगर हमारा वर्कर के साथ कम्युनिकेशन में अगर स्पेस बराबर नहीं है, डिस्टेंस अच्छा नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा वो, तो हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। जैसे आप देखते हो रैली वगैरह होता है, इलेक्शन के जो रैली वगैरह होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है, एक अच्छा स्पेस अच्छा डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, ताकि जो मैसेज दिया जाए, जो कम्युनिकेशन किया जाए, वो रूलिंग पार्टी की तरफ से जो कम्युनिकेशन दिया किया जाए, वो सारा का सारा अटेंडे उसको सुन सके। जितने लोग उसको अटेंड करने के लिए आए, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए, उस जो है ना उस समारोह को शामिल होने के लिए आए, वो सारे लोग इसको सुन सके। इसके लिए क्या, हमारा मैकेनिकल फेलियर अगर होता है तो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है, स्पेस डिस्टेंस से कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है कोई अगर फिजिकल रुकावट है, फिजिकल रुकावट होता है जैसे किसी का हियरिंग कम है, हियरिंग पावर, सुनने का पावर अगर कम है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई बहरा है, तो एक पूरा बहरा होता है, एक आधा बहरा होता है, मतलब उसको कम ऊंचा आवाज सुनाया जाता है। उसके बाद किसी का आई साइट भी कम है, देखने का आंख जो है ना, आंख की रोशनी कम है, इसलिए उसको आंख चश्मा लगाना पड़ता है ताकि दूर का चीज वो डिस्टेंस नहीं देख सकता है। तो ये सारा फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, फिजिकल रुकावट है। तो फिजिकल रिकॉर्ड क्या होता है अगर किसी में, तो ये क्या होता है फिजिकल रिकॉर्ड, एक तरह से देखा है तो टेक्निकल चीज है, जो हमारा बैरियर बन जाता है ट्रेनिंग में। हम वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जानते हैं कि वर्कर जो है ना, देख रहे हैं कि वर्कर का सुनने का एबिलिटी थोड़ा वीक है, कमजोर है एक आदमी का, तो हम जो ट्रेनिंग देंगे हमको जो है ना ज्यादा आवाज में बोलना होगा ताकि वो सुन सके, या फिर उसको कुछ ऐसा अरेंजमेंट देना होगा ताकि वो सुन सके। तो ये सारा चीज फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन बनता है। अब आता है एक सेफ्टी ट्रेनिंग। तो सेफ्टी ट्रेनिंग पढ़ाने से पहले हम आपको जो पढ़ाए हैं उससे पूछते हैं, कोई डाउट वगैरह है आपको, रिकॉर्डिंग को पॉज करके। सेफ्टी ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन का जो मकसद है हमारा, क्या, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहले आता है हमारा कि वर्कर के अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, वर्कर को कैपेबल बनाना, वर्कर को इस लायक बनाना कि वर्कर जो है ना सेफ्टी के साथ कायम काम कर सके। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस आता है वो आता है सेफ्टी ट्रेनिंग। क्या आता है, सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय को जब तक सेफ्टी का ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक वो जो है ना सेफली कैसे काम करेगा, तब तक सेफ्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा उसके पास, हमको कैसे काम करना है, हमको क्या प्रिकॉशन लेना है, हमको कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे सेफली प्रोसेस, कैसे सेफली हमको काम करना, ये सब चीज के लिए हम वर्कर के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग अरेंज करते हैं। तो what is safety training? Safety training क्या है? It is a systematic process by which good knowledge, good skills and ability to work safely are given by employer. यह क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके वजह से अच्छा नॉलेज, अच्छा स्किल्स और एबिलिटी यानी कि काम सेफली काम करने का सलाहियत, सेफली काम करने का, सेफली काम करने के लायक उसको बनाते हैं। ये कौन देता है, एम्प्लॉयर ट्रेनिंग देता है। तो सेफ्टी ट्रेनिंग, इट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय विच द गुड नॉलेज, गुड स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क सेफली आर गिवन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या करता है, इसको सेफ्टी के साथ काम करने का ट्रेनिंग देता है। ठीक है। द ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू इनहेंस द कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी में क्या क्या आता है, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी, तीन चीज आता है, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी। अगर हम सेफ्टी की ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं कहीं पे तो उससे क्या डेवलप होता है वर्कर के अंदर, या जो एम्प्लॉय है जो सेफ्टी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है उसके अंदर क्या डेवलप होता है। ट्रेनिंग अटेंड करने से सबसे पहले क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। सबसे पहला चीज क्या होता है, ट्रेनिंग अटेंड करने से नॉलेज मिलता है। दूसरा क्या चीज मिलता है, हमको स्किल्स मिलता है। सिर्फ नॉलेज नहीं मिलता बल्कि स्किल्स भी मिलता है। स्किल क्या चीज होता है, स्किल्स वो चीज होता है जो जिससे आपको काम करने में हेल्प मिलता है। जैसे हम बताते हैं आपको, अगर हम आपको जो है ना बताते हैं कि बाइक ऐसे चलाया जाता है, ठीक है, बाइक के साथ बाइक के बारे में डिटेल्स बताते हैं, तो आप जानते हो कि ये बाइक है, इसमें गियर्स है, इसमें
एक्सीलरेटर है, इसमें ब्रेक है। उसके बाद जब आपको हम जो है ना सिखाते हैं उसको, तो अब क्या होता है, स्किल्ड हो जाते हो, ठीक है। और जब सीख लेते हो तो अब क्या होता है, एबल हो जाते हो, यानी कि कैपेबल होते हो बाइक को ड्राइव करने के लिए। तो ये प्रोसेस है, किसी भी किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस है। सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, फिर उसको स्किल्स दिया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। जब दो चीज़ कर लेता है तो वो एबल हो जाता है, यानी कि कैपेबल हो जाता है। कोई भी फोर व्हीलर अगर सीखना चाहता है तो सबसे पहले क्या होगा, फोर व्हीलर में जाकर बिठा के चलाने नहीं सिखा दिया जाएगा, सबसे पहले उसको तो नॉलेज देना बताना होगा, ये गियर है, ये गियर में है ना आगे गियर है, ये पीछे का गियर है, ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, ठीक है। ये सारा चीज आपको बेसिक चीज बताना पड़ता है। तो यही होता है सेफ्टी ट्रेनिंग में कि गुड नॉलेज, गुड स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क सेफली आर गिवन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू एनहांस द कॉम्पिटेंसी। ट्रेनिंग क्यों चाहिए, कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए। कॉम्पिटेंसी में तीन चीज से बना होता है, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी से। नेक्स्ट आता है दो टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज, दो टाइप का होता है, ठीक है। कंपनी के अंदर दो टाइप का कॉम्पिटेंसी होता है, एक होता है कोर कॉम्पिटेंसीज, दूसरा फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है और फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज क्या होता है। कोर कॉम्पिटेंसी आता है, core competency are required by an employee to successfully execute the company's mission and functional knowledge for the success of particular job। कोर कॉम्पिटेंसी में क्या होता है, कंपनी का जो मिशन है, जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल, उसको पूरा करने के लिए वो कॉम्पिटेंसी चाहिए। जैसे मानते हैं हम, एक होता है कंपनी के अंदर एक आदमी जो है ना जो जॉब कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जो जॉब कर रहा है तो उसको एक काम दे दिया गया कंपनी के अंदर, एक पर्टिकुलर जॉब है उसका। जैसे मान लो तो प्रोडक्शन का काम है कि उसको क्या करता है, प्रोडक्शन में लगा हुआ है, कोई चीज बनाने की कंपनी है, प्रोडक्शन की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, उस प्रोसेस में लगा हुआ है, ठीक है। उस प्रोसेस में लगने की वजह से क्या हो रहा है, कंपनी का जो काम है वो निकल जा रहा है, कंपनी का प्रोडक्शन हो जा रहा है। तो ये सारा चीज जो कंपनी के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, जो कंपनी का प्रोडक्शन में लगा हुआ है, जो फंक्शन में लगा हुआ है, ठीक है, वो चीज क्या है, वो एक एक अलग स्किल्स है। और एक जो है, जो आदमी कंपनी का देख रहा है कि कंपनी हमारा किस कहाँ जा रहा है, मतलब हमारा कंपनी का जो मिशन है, जो हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा टारगेट है कंपनी का। जैसे हमारा एक साल में टारगेट है कि हमको जो है ना 1 मिलियन जो है ना प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि 10 लाख प्रोडक्ट हमको एक साल में बनाना है। तो वो क्या करता है, उस वो इस मैनेजमेंट स्किल से, ताकि वो डेली ट्रैक करता है कि हमारे डेली के हिसाब से वो टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं। कि अगर हमको साल में अगर 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाना है, 360 दिन में 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाना है, 10 लाख प्रोडक्ट बनाना है, तो एक दिन में कितना मिलियन प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बनाना होगा, वो डिवाइड करके बना लेता है। उस हिसाब से ट्रैक करता है कि हमारा डेली का प्रोडक्शन जा रहा है कि नहीं। तो वो एक अलग स्किल्स है जिसको बोलते हैं मैनेजरियल स्किल्स। तो इस तरह से क्या होता है, दो तरह का कॉम्पिटेंसी आता है। जब आप काम करते हो कंपनी के अंदर, तो आपका जो कोर जॉब होता है, वो जॉब के लिए ट्रेनिंग होता है, जो आपका जिसकी वजह से जो है ना, जिसकी वजह से आपको अपॉइंट किया गया है, वो आपका कोर कॉम्पिटेंसी, जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, कोर कॉम्पिटेंसी हो गया। दूसरा होता है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, यानी कि इस which are the job specific competency or collection of technical and functional knowledge for the success of particular job। एक काम करने के लिए दो पार्ट होता है। सबसे पहले होता है कि काम को करने का एक नॉलेज होना चाहिए, और काम से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। क्या होता है, काम से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम मानते हैं, एक एग्जांपल आपको देते हैं कोर कॉम्पिटेंसी और फंक्शनल कॉम्पिटेंसी में समझने के लिए, ठीक है। हम जो है, हम समझो प्रकाश को एक टास्क दिए, उसका काम या ये दिए हम कि उसको एक जो है ना, एक हीट एक्सचेंजर है। जो हीट एक्सचेंजर क्या है, ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रहा हीट एक्सचेंजर है, जिसका वेट 5 टन है। 5 टन का हीट एक्सचेंजर है, उसको वहां से निकाल करके क्या करना है, उसको निकाल करके फिर उसको वहाँ एक मेंटेनेंस यार्ड में ले जाना है, जहाँ पे उसका मेंटेनेंस होना है। तो ये क्या है, जॉब हो गया, ठीक है। जब उसको मेंटेनेंस यार्ड में ले जाना है जहाँ पे वो मेंटेन होगा, तो चूंकि हीट एक्सचेंजर 5 टन का है, ठीक है, तो 5 टन का हीट एक्सचेंजर को ऐसा नहीं कि 4 आदमी निकाल लेगा उसको। उसके लिए हमको एक स्पेशल मैकेनिकल अरेंजमेंट चाहिए, हमको क्रेन चाहिए, ठीक है। क्रेन के साथ हमको क्रेन के सुपरवाइजर चाहिए, ठीक है, क्रेन का ड्राइवर चाहिए, क्रेन का ऑपरेटर चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, जो उसको फिर उसको हमको जो है ना, उसको हमको पास उसका नॉलेज होना चाहिए, काम का नॉलेज होना चाहिए, जिसको बोलते हैं फंक्शनल नॉलेज। फंक्शनल नॉलेज मतलब क्या होगा, यानी कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हमका, और उसका फंक्शनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कैसे ये चीज निकलेगा। कैसे निकलेगा मतलब, सबसे पहले एक्सचेंजर को कैसे खोलेंगे हम, ठीक है, कैसे ओपन होगा वो चीज, ओपन होने के बाद क्या होता है, कैसे निकलेगा वो, क्योंकि हमारा एक्सचेंजर वो, क्योंकि हमारा जो एक्सचेंजर है हीट एक्सचेंजर, वो बहुत महंगा है, कॉस्टली है। वो कम से कम कुछ नहीं तो
50-60 लाख रुपए का है, अगर वो टूट जाता है, गिर जाता है, तो हमको कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो एक तो हो गया उसको उस एक्सचेंजर का नॉलेज, दूसरा हो गया उसको निकालने का नॉलेज। तो ये दो अलग अलग किस्म का नॉलेज। तो कॉम्पिटेंसी डेवलप कंपनी के अंदर जो कॉम्पिटेंसी जो डेवलप किया जाता है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी डेवलप किया जाता है, तो दो तरह का नॉलेज होता है, कोर कॉम्पिटेंसी और फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। ये चीज के लिए नहीं होता है, कंपनीज के अंदर सेफ्टी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वर्कर को सेफ्टी से रिलेटेड सिखाना है, सेफ्टी से रिलेटेड इस दोनों प्रोसेस में सेफ्टी क्या है वो उसको बताना रहता है, ठीक है। दोनों प्रोसेस में क्या होता है सेफ्टी, जैसे एक आदमी हीट एक्सचेंजर को ओपन कर रहा, उसको निकाल रहा, तो वो हो गया, फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा, वो हो गया। तो इस तरह का जो है ना, उसमें सेफ्टी क्या है, किसी भी जॉब में, किसी भी वर्क में उसका सेफ्टी क्या है ये उसको बताना, ये क्या होता है, सेफ्टी ट्रेनिंग का मकसद होता है, कोई भी जॉब का जो ट्रेनिंग है। इसीलिए जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपको धीरे धीरे कंपनी का इंटायर प्रोसेस का नॉलेज हो जाएगा, कंपनी के इंटायर प्रोसेस का। जब इन सारा प्रोसेस आपको मालूम हो जाएगा तो सारा प्रोसेस में क्या क्या हजार्ड है वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेफ्टी ट्रेनिंग का मकसद। हम आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं, इसमें शायद आपको कुछ क्वेश्चन हो सकता है, आप हमको बताएं क्या पर्पज ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, क्या हमारा ट्रेनिंग देने का मकसद है। इसमें हम पढ़ते हैं पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहला हमारा पर्पज क्या होता है ट्रेनिंग का, द फर्स्ट पर्पज इज प्रोडक्टिविटी। क्या होता है, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारा कंपनी के अंदर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी अगर हमारा घट जाएगा, प्रोडक्टिविटी अगर हमारा डाउन होने लगेगा, तो फिर हम बाकी जो कंपनी का कैसे खर्चा चलाएंगे, यानी कि कंपनी का कैसे चलेगा, कंपनी तो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब अगर प्रोडक्टिविटी डाउन होता है कंपनी का, तो प्रोडक्टिविटी डाउन होने से क्या होता है, कंपनी का बिजनेस कम हो जाता है, कंपनी का बिजनेस कम होगा तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो सर कंपनी के ऊपर बर्डन लगने लगेगा। ये जो प्रोसेस का जो खर्चा है, प्रोडक्शन का जो खर्चा है बनाने, वो सब कंपनी को बर्डन लगने लगेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंपनी क्या होगा, धीरे धीरे ऑपरेशनल लॉस में जाने लगेगा। फिर वो धीरे धीरे कंपनी क्या करेगा, एम्प्लॉय को निकालने लगेगा, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ। इसलिए प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कंपनी का हमेशा अच्छा रहना चाहिए, गुड प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए ट्रेनिंग का सबसे पहला पर्पज क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, ठीक है। दूसरा होता है कि क्वालिटी इंप्रूव करना, ट्रेनिंग का पर्पज ऑफ ट्रेनिंग क्वालिटी इंप्रूव करना। हम जो क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बनाने लगे, ताकि हमारा कॉम्पिटिटर है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर से हम ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम मार्केट को ज्यादा एक्वायर कर पाएंगे, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट हमारा सेल होगा। तो दूसरा मकसद क्या होता है, क्वालिटी। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्वालिटी बढ़ाना, तीसरा हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, कंपनी के अंदर जैसे जैसे हम ट्रेनिंग देते रहेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हमारे कंपनी में एक वर्क कल्चर बनेगा। जो वर्क कल्चर क्या होगा, बिल्कुल सेफ वर्क कल्चर बनेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्लाइमेट भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। यानी कि एक सही तरीके से काम करने का, सबको रिस्पेक्ट करने का, और जो है ना टाइम पे काम करने का और अच्छा प्रोडक्टिविटी देने का एक क्लाइमेट बन जाएगा, एक कल्चर बन जाएगा। कल्चर मतलब जानते हो क्या होता है, जो मैक्सिमम ऑफ पीपुल, यानी कि मेजोरिटी ऑफ पीपुल जो चीज को फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड में चलते हैं, वही उसका कल्चर होता है, ठीक है। जैसे अभी क्या हो गया, अब देखो हेयर कटिंग का कल्चर बना हुआ है, एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो है ना एक साइड में पूरा साफ करा लेते हैं और आधे सर पे बाल रखते हैं। ये क्या हो गया, ट्रेंड चला हुआ है। तो क्या हो गया, इस सोसाइटी में अगर ज्यादा लोग जो है ना, ज्यादा लोग वही ट्रेंड में चलेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कल्चर होगा कि बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो कंपनी के अंदर सेफ प्रैक्टिसेस, हर आदमी सेफ्टी के साथ काम करे, हर आदमी सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दे, और हर आदमी जो है ना काम करने वाला वो सेफ्टी की इम्पोर्टेंस को समझे। तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बनेगा, यानी कि हमारा पॉजिटिव क्लाइमेट बनेगा, जिसमें हर आदमी जो है ना बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। ये ट्रेनिंग का पर्पज होता है। तीसरा होने के बाद चौथा आता है हेल्थ एंड सेफ्टी। चौथा नंबर क्या है कंपनी का, हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करना। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो फिर भी हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हो, क्वालिटी हो, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हो, ये सारा चीज हमारा क्या होगा, कंपनी को ज्यादा दिन तक सरवाइव करने नहीं देगा। एक्सीडेंट होगा तो उसके ऊपर एक्शन होगा। जानते हो कि एक्सीडेंट होने पे क्या क्या लॉस होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हमको हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छा क्वालिटी का मेंटेन करना पड़ता है, हेल्थ एंड सेफ्टी। इसलिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव हो हमारी कंपनी के। नेक्स्ट आता है ऑब्सोलेंस प्रिवेंशन। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड।
जैसे अभी क्या हो गया, नोकिया का मोबाइल कीपैड वाला सब क्या आउटडेटेड हो गया, उसको बोलेंगे ऑब्सोलेंस। आउटडेटेड होने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा आज उसका डिमांड नहीं है, जो चीज डिमांड नहीं है वो हो गया आउटडेटेड, जो लोग उसको जो है ना परचेस करना पसंद नहीं करते। तो ऑब्सोलेंस प्रिवेंशन, अगर हम जो है ना ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने से हमको क्या होता है, नया नया चीज हमको मालूम होता है। जब वर्कर के ट्रेनिंग देंगे, एम्प्लॉय को नया नया चीज का ट्रेनिंग मिलेगा, तो क्या होगा, न्यू मार्केट ट्रेंड को समझेगा कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरह का हमको प्रोडक्ट बनाना होगा, किस तरह का हमको जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, क्या नया चीज करना होगा। और जो पुराना चीज है जो खत्म हो गया उसके बारे में नॉलेज होगा कि ये सारा चीज बंद हो गया, ये खत्म हो गया, अब इसका कोई यूज नहीं है। तो ऑब्सोलेंस प्रिवेंशन, अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो हमारा जो है ना पुराना वाला चीज ही रिपीट होते रहेगा कंपनी में, पुराना प्रोडक्ट कंपनी में बनता रहेगा, वही पुराना चीज जो मार्केट में जा जाके स्टॉक होते रहेगा, सेल आउट नहीं होगा। इसके वजह से क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा। तो ऑब्सोलेंस प्रिवेंशन ये हमारा मकसद है कि नया चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे और पुराना चीज हमारा डिलीट हो जाए, जिसको बोलते ऑब्सोलेंस का मतलब ये होता है कि आउटडेटेड आउटडेटेड चीज से हमको प्रिवेंट करना है। पांचवा है कि पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ मतलब क्या होता है, हर इंसान चाहता है मेरा ग्रोथ हो, तो ट्रेनिंग के जरिए उसका पर्सनल ग्रोथ होगा। पर्सनल ग्रोथ में क्या होता है, सबसे पहले उसका नॉलेज में ग्रोथ होगा, उसका नॉलेज इंप्रूव होगा, उसके बाद जो है ना उसका स्किल्स इंप्रूव होगा, उसका काम करने की एबिलिटी इंप्रूव होगा। जब ये पर्सनल ग्रोथ होता है तो उसके बाद जो है ना उसका प्रमोशन भी होगा, उसका कंपनी में आगे को आगे प्रमोशन होगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, इंसेंटिव मिलेगा, कंपनी में अच्छा मुकाम मिलेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका पर्सनल ग्रोथ होगा। ये ट्रेनिंग का पर्पज होता है कि हम जो है ना हर आदमी को वहीं पे रख करके वहीं पे रहने ना दे, बल्कि उसको ट्रेनिंग करके आगे बढ़ाए। क्योंकि जब एम्प्लॉय जब ट्रेन हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है, तो कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट देता है। इसलिए पर्सनल ग्रोथ कराना कंपनी में ट्रेनिंग का एक पर्पज होता है। उसके बाद आता है हमारा सेफ्टी एंड हेल्थ ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉय, इंक्लूड्स 4R, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो, सेफ्टी का जब हम ट्रेनिंग कराएंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग कराएंगे, तो क्या मेन चीज है जिसके ऊपर हमको कंपनी के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, किस चीज का ट्रेनिंग देना है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमको किस चीज का वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है। हमको चार चीज का जो है ना ट्रेनिंग देना है, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा तो बहुत सारा ट्रेनिंग होता है, मगर ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग का, कि हमको सबसे पहले ये 4R मतलब चार तो आर है जो हमको ट्रेनिंग देना। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा राइट, तीसरा रूल्स एंड चौथा रेगुलेशन। ये एकदम कंपलसरी ट्रेनिंग देना है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रेनिंग नहीं देंगे वर्कर को, उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसका जॉब रोल भी आ जाता है, क्या उसका जॉब है और उसको कैसे काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जानेगा नहीं कंपनी के अंदर, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जानेगा नहीं तो फिर रिस्पॉन्सिबल होकर के काम नहीं कर पाएगा। इसके वजह से क्या होगा, जब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्यूटी ऑफ नेग्लिजेंस आ जाएगा, यानी काम को उसका क्या हो जाएगा, पीछे जाने लगेगा, वो नेग्लेक्ट करने लगेगा काम को। दूसरा आता है राइट, वर्कर का राइट, एम्प्लॉय का राइट, इसका ट्रेनिंग देना है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि वर्कर का राइट, जो भी आपके पास काम करने के लिए वर्कर आता है तो उसका क्या राइट है कंपनी के अंदर, वो आपको ट्रेनिंग के जरिए उसको बताना है। कि ऐसा नहीं कि आपको अंधेरे में रख करके आपका सारा राइट्स को मार दिया जाए, यानी सारे राइट्स को आपको जो है दबा दिया जाए, फिर आपको कोई राइट्स नहीं है, आप कुछ मांग नहीं सकते हो कंपनी में आपको। तो आपको वर्कर का राइट्स बताना होता है। रूल एंड रेगुलेशन, इस कंपनी में काम करने का क्या रूल्स है वो आपको बताना होगा। एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन आता है कि जो है ना जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कानूनी के तौर पे बनाया गया है, वो सारा चीज आपको जानना होगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सेफ्टी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो कैसे हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे, कोई भी नया एम्प्लॉय आता है तो उसको पहले सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सबसे पहले ट्रेनिंग उसका क्या चीज का देंगे, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रेनिंग देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रेनिंग क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका काम के अंदर, उसके कंपनी के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या काम है उसका, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रेनिंग होता है उसके बाद उसका ट्रेनिंग होता है राइट का, उसका क्या कंपनी के अंदर क्या क्या राइट है। ये सारा चीज जो है ना ओशाज के रेगुलेशन के अंदर होगा। ओशाज एक्ट क्या है, व्हाट इज एन ओशा एक्ट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एसोसिएशन। ये क्या है, ये यूके गवर्नमेंट का एक बॉडी है, यूके गवर्नमेंट का ही है, जो क्या करते हैं पूरे वर्ल्ड में वर्कर का राइट हो गया, एम्प्लॉय का राइट हो गया, और उसके जो है ना जो मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया, ये सारा चीज को वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। और ये सारा चीज को डिफाइन करता है कि वर्कर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद एम्प्लॉयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ओशाज का जो एक्ट है, ओशाज का जो एक्ट है, मैक्सिमम कंपनी में इसको फॉलो किया जाता है कि ओशाज में जो एक्ट लिखा हुआ है, ओशाज के अंदर जो वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रेनिंग दिया जाए, ओशाज के अंदर जो वर्कर का राइट लिखा हुआ वो राइट्स का ट्रेनिंग किया जाए। क्योंकि क्या होता है, जब आप कंपनी चलाते हो, कोई कंपनी जब रन करता है, जब ऑडिट होता है तो पूछता है कि आप जो है ना कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं।
सिंपल सी बात। पूछेगा आप ठीक है आप वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं मगर कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो, तो वो बताता है हम ओसास को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, ओसास को फॉलो करते हैं, ओसास एक्ट को फॉलो करते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ओसास के अंदर जो एक्ट होता है अब उसके अकॉर्डिंग उसका ऑडिट होगा, उसमें पूछताछ होगा। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग न्यू एम्प्लॉय एंड जनरल, टीचिंग न्यू एम्प्लॉय सॉरी टीचिंग न्यू एम्प्लॉय द जनरल एंड डिपार्टमेंटल सेफ्टी एंड हेल्थ रूल ऑफ द कंपनी। नया एम्प्लॉय को जनरल और डिपार्टमेंटल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी के बारे में बताना होगा। सबसे पहले जनरल सेफ्टी में क्या होता है, जनरल सेफ्टी में जैसे हम बताया ट्रेनिंग में आपका जनरल सेफ्टी में आता है, सबसे पहले हजार्ड बताना होगा, कंपनी के अंदर कौन कौन सा हजार्ड है, इसका क्या क्या प्रिकॉशन लेना रहता है, कैसे सेफली काम करना है। उसके बाद डिपार्टमेंटल सेफ्टी क्या होता है, जिस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का अगर वर्कर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का वर्कर, तो इलेक्ट्रिकल का पूरा हैजार्ड उसको बताना होगा, उसका सेफ्टी रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, कैसे बचना है, क्या प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, एक तो जनरल ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको सारा चीज बताया था, जनरल चीज बताया था कि इमरजेंसी रिस्पांस में क्या करना है, वो जनरल है, सबके लिए कॉमन है। उसके बाद क्या क्या कॉमन हजार्ड है, क्या क्या जनरल पीपी पहनना है, किस तरह से आपको इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपका जो है ना इमरजेंसी टोल फ्री नंबर क्या है जिसमें कुछ इमरजेंसी में कंट्रोल फोन करना है। ये एक जनरल ट्रेनिंग हो गया। एक हो गया डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, मतलब क्या हो गया, जो उसका पर्टिकुलर कोर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल का वर्कर तो इलेक्ट्रिकल से फुल ट्रेनिंग देना होगा, मैकेनिकल का तो मैकेनिकल का देना होगा, सिविल वाला को सिविल का देना होगा। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल सेफ्टी ट्रेनिंग होगा। टीचिंग अ न्यू एम्प्लॉय स्टार्टिंग अ जॉब न्यू टू हिम, टीचिंग अ न्यू एम्प्लॉय, कोई नया एम्प्लॉय है उसको उनको क्या करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा नया जॉब को, स्टार्टिंग अ न्यू जॉब टू हिम और हर अबाउट द एप्लीकेशन ओसास एक्ट सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशन। देखो इसमें बताना रहता है कि कोई भी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आता है, जो नया काम स्टार्ट होता है, ठीक है, नया काम, नया एम्प्लॉय आया है, इसके लिए काम क्या है, बिल्कुल न्यू है, तो उसको क्या ट्रेनिंग देना होगा, उसको उसका सेफ्टी एंड हेल्थ जो है ना, उसका सेफ्टी एंड हेल्थ को क्या बताना होगा, आपको कैसे सेफ्टी के साथ काम करना है, आपका हेल्थ हजार्ड क्या क्या है, आपका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या होगा, उस जॉब से रिलेटेड, जो नया जॉब होगा उस न्यू जॉब से रिलेटेड उसको ट्रेनिंग देना होगा। क्योंकि अगर हम सब चीज का ट्रेनिंग देते हैं और जॉब का ट्रेनिंग नहीं देते हैं, कि जो है ना आपको एक लड़का को नया लेके आए हैं, यंग लड़का है, उसको हम मैकेनिकल काम में भेज दिए, मशीन के पास काम करने के लिए भेज दिए, तो उस मशीन से क्या हजार्ड है उसको बताना होगा, उस मशीन से उसको क्या एक्सीडेंट हो सकता है, उस मशीन पे कैसे काम करना है। ये साथ साथ सुपरविजन भी देना होगा, साथ में एक नया स्टाफ देना होगा जिसके साथ रहे, जो उसको ऑब्जर्व करे, कुछ दिन तक उसका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो इस तरह क्या होता है, ये हम जो क्या करते हैं सारा काम को रेगुलेट करते हैं। इस तरह से ट्रेनिंग हमारा दिया जाता है। अगर इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए तो हमारा क्या होगा, कंपनी के अंदर किसी किस्म का हार्म नहीं होगा, और जब किसी किस्म का हार्म नहीं होगा तो हमारा कंपनी स्मूथली रन करेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड आता है, उसको देखते हैं। न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जब कोई नया कंपनी में अंदर, जब कोई नया एम्प्लॉय आता है कंपनी के अंदर तो उसका वेलकम करते हैं, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। जब कोई नया एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आता है तो उसको वेलकम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। तो वेलकम कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया तो सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको ट्रेनिंग देना। तो क्या होगा, सबसे पहले तो व्हाट में क्या आता है, क्या चीज ट्रेनिंग देंगे, तो कंपनी का सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बताना रहता है। व्हेन, कब देना है ट्रेनिंग उसको, इमीडिएट आफ्टर हायर्ड और ट्रांसफर, अगर कहीं से ट्रांसफर होकर के आया है या फिर कहीं से हायर किया गया है, डायरेक्ट उसको जॉब पे बुलाया गया है, तो तुरंत देना होगा। ऐसा नहीं कि उसको जो है ना काम पे भेज दिया और 2 दिन बाद उसका सेफ्टी ट्रेनिंग करा रहे, इमीडिएट कराना होगा। व्हेन करना होगा, जब, व्हेन इमीडिएट आफ्टर द हायरिंग, जब हायर होता है, जब ज्वाइन करता है, इमीडिएट करना होगा। कहाँ पे देना होगा, क्लासरूम में दे सकते हैं उसको, और इन प्रोसेसिंग लोकेशन, बहुत सारा प्रोसेसिंग लोकेशन जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है या काम हो रहा है, वहाँ पे ट्रेनिंग का रूम बना होता है, वहाँ पे भी दे सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, कंपनी के अंदर देना था हमें। और कोविड के टाइम में क्या था, कोविड के टाइम में ये ट्रेनिंग हो रहा था, जूम पे हो रहा था। जब कोविड के टाइम चल रहा था तो कंपनी जो है ना सबको जूम पे ट्रेनिंग दे रहा था। अभी भी जूम पे बहुत सारा ट्रेनिंग कंपनी का होता है। वाई, क्यों देना है ट्रेनिंग, प्रोवाइड द जनरल सेफ्टी रूल, जनरल सेफ्टी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनरल सेफ्टी, सेफ्टी को लेकर के क्या उसका राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में ट्रेनिंग देना है, इसके बताना है उसको, इसलिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद आता है हाउ, कैसे देना है, लेक्चर के थ्रू दे सकते हैं, वीडियो के थ्रू ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंटरेक्टिव हो सकता है, यानी कि इंटरेक्टिव मतलब फेस टू फेस बात हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम हो सकता है, यानी कि जैसे हम लोग लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो लैपटॉप पे हमारा जैसे ट्रेनिंग हो रहा है उस तरह से कंप्यूटर, वहाँ पे क्या होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी कंपनी के अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी पूरा अच्छा बना हुआ रहता है, इंतजाम किया रहता है, अवेलेबल रहता है, फैसिलिटीज पूरा अच्छा रहता है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, कि 1 by 1 पर्सन उसको अटेंड कर सकता है।
हैंडबुक के थ्रू कर सकते हैं उसको, हैंडबुक दे सकते हैं उसको, उसका क्या हैंड आउट मटेरियल दे सकते हैं। उस तरह के से हम लोग क्या है बहुत सारा मेथड है जिसकी वजह से वर्कर को, नया एम्प्लॉय आ रहा है उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जिस तरह से वर्कर है उस तरह का ट्रेनिंग देना होगा। जैसे लेक्चर दे सकते हैं, कोई पढ़ा लिखा एम्प्लॉय है, एजुकेटेड आदमी आ रहा कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो उसको लेक्चर हो गया इस तरह का दे सकते हैं। और वर्कर वगैरह आता है तो उसके लिए हमको फेस टू फेस बुला करके डिफरेंट किस्म का ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग क्या होगा, ट्रेनिंग एज पर द एम्प्लॉय, ट्रेनिंग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग एज पर द डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉय होगा। मतलब एम्प्लॉय जिस लेवल का है उस लेवल का हमको ट्रेनिंग उसको देना होगा। ठीक है, यही बात मान लो कि जिस लेवल का एम्प्लॉय होगा उस लेवल का ट्रेनिंग देना होगा। एजुकेटेड आदमी है उसके लिए ट्रेनिंग अलग होगा, और नॉन एजुकेटेड आदमी है उसके लिए ट्रेनिंग अलग होगा, क्योंकि दोनों का कम्युनिकेशन लेवल अलग अलग है, दोनों का लर्निंग लेवल अलग अलग है। नेक्स्ट आता है बाय हूम, फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर किसको बोलते हैं, जो जो वहां का सुपरवाइजर होता है, जो साइट का सुपरवाइजर होता है, जिस जिस साइट पे उसको काम करने के लिए जाना है, तो सेफ्टी वाला ट्रेनिंग तो देगा ही। सेफ्टी पर्सन सबसे पहले इंडक्शन ट्रेनिंग देगा, सारा चीज बताएगा, उसके साथ सुपरवाइजर भी उसको ट्रेनिंग देगा, ताकि सुपरवाइजर चूंकि उसको उससे काम लेना है तो उसको सारा चीज बता देगा काम से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है टू होम, ऑल न्यूली हायर्ड ट्रांसफर एम्प्लॉय। किसको देना ट्रेनिंग, सबको, जितना भी नया एम्प्लॉय आता है। एक आता है हायर किया हुआ है, यानी कि तुरंत उसको बुलाया गया है, दूसरा ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर किया गया मतलब क्या होता है कि कहीं से ट्रांसफर लेकर के आया है, पहले दूसरा प्लान में था अब यहाँ पे आया है। तो जब पहले प्लान में काम कर रहा था तो इसका मतलब वो उसको ट्रेनिंग हुआ होगा पहले प्लांट में, नहीं, अगर वहां हुआ भी है तो भी यहाँ पे ट्रेनिंग देना है। तो न्यूली हायर एम्प्लॉय और ट्रांसफर एम्प्लॉय दोनों को हमको ट्रेनिंग देना है। तो ये हमारा ट्रेनिंग था। होप ये सारा समझ में आया होगा। ठीक है, ओरिएंटेशन में कैसे होता है, ओरिएंटेशन बाय सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कैसे वेलकम करेगा, सबसे पहले वेलकम करता है कि व्हेन, कब करता है, और कब वेलकम करेगा वो, विद इन 24 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग, 24 आवर्स रिपोर्टिंग टू जॉब साइट। वर्कर क्या करेगा, जो भी नया एम्प्लॉय होगा जो कंपनी में ज्वाइन करता है वो साइट पे चला गया तो 24 घंटे के अंदर क्या करेगा, वो उसको ट्रेनिंग दे देगा। सबसे पहले क्या करेगा, जैसे रिपोर्ट करेगा उसको ट्रेनिंग देगा। कहाँ पे देगा, वेयर, जॉब साइट। सबसे पहले जब आता है नया जो ज्वाइन करता है तो सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइट पे सबसे पहले उससे मुलाकात करे, उससे मिले। यानी कि वो वर्कर क्या करेगा, वो जो एम्प्लॉय होगा वो रिपोर्ट कर रहा है सुपरवाइजर को, जो वहाँ का सुपरवाइजर है उस एरिया का जो जिम्मेदार है उसको रिपोर्ट कर रहा है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। 24 आवर्स के अंदर क्या होगा, रिपोर्ट करता है। और उसको 24 आवर्स के अंदर सबसे पहले क्या होगा, वो सुपरवाइजर उसको रिसीव करता है साइट पे। साइट पे कहाँ पे, जॉब साइट पे रिसीव करता है। फिर रिसीव करने के बाद क्या करेगा, वाई, उसको डिस्क्राइब करेगा जॉब साइट स्पेसिफिक हजार्ड। उसको सबसे पहले बताएगा कि ये साइट पे क्या क्या हजार्ड है और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन आपको लेना है। ठीक है, क्या क्या आपका राइट्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब सुपरवाइजर उसको बताएगा। तीसरा आता है कि कैसे बताएगा उसको, दो चीजें, डिस्कशन के थ्रू दे सकता है या लेक्चर के थ्रू। सुपरवाइजर में साइट पे क्या होता है, सुपरवाइजर जो है ना साइट पे कभी कभी लेक्चर ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय को बिठा करके या खड़ा करके लेक्चर देता है, उसको समझाता है। सुपरवाइजर क्या करेगा, जितना उसके अंदर काम करने वाले स्टाफ, जितने उसके अंदर काम करने वाले वर्कर है, उसके साथ जो टेक्नीशियन है या उसके पास जो टीम है, उस टीम को क्या करेगा, एक जगह जमा करके उसको लेक्चर देता है, उसके साथ डिस्कशन करता है। ये क्या क्यों करता है, तो कि आप उसका अपना जो मैसेज है सबको पास कर सके, उसको ट्रेनिंग दे सके। तो इसलिए होता है जॉब साइट टूर होता है। जॉब साइट का टूर मतलब क्या होता है, टूर मतलब क्या होता है, टूर कराना। उसको साइट पे ले आकर साइट पर घुमाता है, खाली लेक्चर देने से नहीं होगा, साइट पे ले आकर पूरा साइट दिखाता है, बताता है कि ये देखो ये वाला साइट, इसको ये बोलते हैं, ये साइट का ये नाम है, यहाँ पे ये काम होता है, ये प्रोडक्शन होता है, ऐसे बनता है, यहाँ पर ये हजार्ड है, आपको यहाँ पे रहना है, ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है। हैंड आउट मटेरियल्स, हैंड आउट मटेरियल्स मतलब क्या होता है, सारा चीज उसको डिस्कस करता है। डिस्कस करने के बाद क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, बताने के बाद उसको कुछ मटेरियल भी देता है। ठीक है, कि आप ये चीज जान सकते हो, ये देख लो, ये सारा चीज। उसके बाद आता है फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर बाय होम। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर मतलब वो सुपरवाइजर जो साइट पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो साइट सुपरवाइजर जिसके अंदर उसको लाइन भेजा गया है, वो सबसे पहले ट्रेनिंग देता है। टू होम, ऑल न्यूली हायर्ड और ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय। किसको देगा, वो सारा हायर किया हुआ एम्प्लॉय, जितना भी एम्प्लॉय सब हायर हुआ है, जितना एम्प्लॉय सबको लाया गया है या ट्रांसफर करके ट्रांसफर लेकर के आया है, सबको ट्रेनिंग देगा। ये हो गया ओरिएंटेशन बाय सुपरवाइजर। इसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग टाइप। किस टाइप का ट्रेनिंग होगा, ये देखो, दो टाइप का ट्रेनिंग होता है। पहला होता है जनरल अवेयरनेस सेफ्टी ट्रेनिंग। जनरल अवेयरनेस सेफ्टी ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि जनरल चीज, कॉमन चीज उसको बताया था। कॉमन चीज में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है कि हजार्ड, वहां पे क्या क्या हजार्ड है, क्योंकि हजार्ड सबके लिए कॉमन है, ऐसा नहीं कि हजार्ड सबके लिए अलग अलग।
पहले आता है सबसे पहले जनरल अवेयरनेस कि इस कंपनी के अंदर क्या हजार्ड है, कंपनी में क्या प्रोडक्शन होता है, इससे क्या खतरा है, कैसे उससे बचना है, हमारा जो है ना हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे होगा, अगर कहीं पे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है तो हमको कैसे रिएक्शन करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे शेल्टर लेना है, हमारा सेफ सेफ है ना, सेफ लोकेशन कहाँ होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं असेंबली पॉइंट, कौन सा हमारा सेफ असेंबली पॉइंट होगा जहां जाकर के हमको जमा होना होगा। ये सारा चीज ट्रेनिंग देता है। उसके बाद टोल फ्री नंबर देता है, ये देखो इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे टोल फ्री बूथ है, यहाँ से आपको कंट्रोल रूम में फोन करना है। ठीक है, ये आपका पड़ोस का कंट्रोल रूम है, ये आपका जो है ना ये इंचार्ज है, इस तरह के सारा ट्रेनिंग बताना रहता है। ठीक है, ये जनरल ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद बेस्ड ऑन द सेफ्टी ट्रेनिंग, नीड बेस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग, जरूरत के हिसाब से जो उसको सेफ्टी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो देते हैं। जैसे आप एक जनरल ट्रेनिंग हो गया, अब हम देख रहे हैं एक वर्कर है, एक टीम है जिसको कन्फाइन कन्फाइंड स्पेस में जाके ट्रेनिंग देना है, कन्फाइंड स्पेस में सॉरी जाके काम करना है। तो जो कन्फाइंड स्पेस में जाके काम करेगा, जो कन्फाइंड स्पेस में काम करेगा तो उसको तो जो है जनरल ट्रेनिंग के साथ कन्फाइंड स्पेस का एंट्री ट्रेनिंग देना होगा, कन्फाइंड स्पेस में कैसे काम करना वो ट्रेनिंग देना होगा। इस तरीके से दो तरह ट्रेनिंग होता है। पहला कैटेगरी ट्रेनिंग में जो होता है जनरल टाइप का ट्रेनिंग, कॉमन टाइप का ट्रेनिंग सबको देना होता है, जो सेफ्टी के बारे में बताते हैं, हजार्ड के बारे में बताते हैं, रूल रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, उसका ड्यूटीज क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारा चीज बताते हैं। सेफ असेंबली पॉइंट क्या क्या है, कहाँ पे आपको पनाह लेना है, इमरजेंसी टोल फ्री नंबर क्या है, इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, रेस्क्यू में कैसे निकलना है आपको प्लांट के अंदर से, कौन सा रास्ता सेफ है कौन सा अनसेफ है, सारा चीज बताते हैं। जनरल हो गया, सबके लिए कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है जॉब स्पेसिफिक होता है, जिसमें क्या होता है जो रिक्वायरमेंट नीड बेस्ड मतलब क्या उसकी जरूरत है उसके हिसाब से। कन्फाइंड स्पेस में जाने वाला अगर अगर टीम है तो उसको कन्फाइंड स्पेस का ट्रेनिंग देंगे, हाइट पे काम करने वाला टीम है तो हाइट का ट्रेनिंग देंगे, किसी किसी को जो है ना मैशनरी कुछ वर्क है तो मैशन से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे, कोई गैस हजार्डियस उस एरिया में जा रहा है तो वहाँ उस टाइप का ट्रेनिंग देंगे। तो दूसरा ट्रेनिंग किस टाइप का होगा, नीड बेस्ड, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा ट्रेनिंग होगा। जनरल सेफ्टी और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, हजार्ड को उनको प्लांट का क्या क्या हजार्ड है, क्या क्या प्रोसेस वो बताएंगे। वर्कर सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, वर्कर को सेफ्टी के साथ कैसे काम करना है, क्या चीज करना है क्या नहीं करना है, वो उस ट्रेनिंग को बोलते हैं सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में बताना है, लोकेशन ऑफ सेफ असेंबली पॉइंट के बारे में बताना है। ठीक है, ये हमारा ट्रेनिंग का दो टाइप्स आज क्लियर हो गया। अगले क्लास से हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है।